आ रहा है, पर बाजार की चाल कैसे रहने वाली है और किस तरह का नजरिया आपको इस समय बनाना चाहिए पोर्टफोलियो को लेकर, आइए चर्चा करते हैं खास मेहमान के साथ। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी कृष्ण कुमार कारवा साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक जो एक्शन हुआ है पिछले 2-3 दिनों का, नतीजों के बाद का, उस पर आपके व्यू लेना है और आगे का क्या आउटलुक बन रहा है। आईटी के कमजोर नतीजे आए हैं, इन्फोसिस टीसीएस दोनों पर बाजार ने शार्प रिएक्शन दिया है, एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर भी काफी शार्प रिएक्शन दिया है। तो आगे का जो अर्निंग सीजन का व्यू बन रहा है, अगर आईटी बैंक्स डिसअपॉइंट करेंगे तो फिर बाजार का क्या होगा सर? आई थिंक देखिए, जो आईटी रिजल्ट्स के बाद जो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट हुए, एंड दिस इज पहली बार ऐसा हुआ है लास्ट 2-2.5 साल में दैट रिजल्ट्स के बाद देयर आर अर्निंग कट्स अगले साल के लिए एनालिस्ट लोगों ने बात की है। तो ये बहुत बड़ा टर्न है आईटी इंडस्ट्री के लिए, और अगर अगले 3-6 महीने में आईटी इंडस्ट्री के जो नंबर्स हैं वो बेटर नहीं हुए तो देन, अभी फिलहाल अर्निंग्स कट हुए हैं एंड आगे शायद पीई, जो अभी तक एनालिस्ट लोगों ने पीई कट्स वगैरह नहीं किए हैं, तो शायद पीई कट्स भी हो सकते हैं। मोटा मोटा आप समझे कि वैल्यूएशंस एकदम पिक्चर परफेक्ट है, एंड अगर थोड़ा भी रिजल्ट्स में कमजोरी आती है या एज पर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपने देख लिया कि किस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस घट सकते हैं। तो दैट इज वो एक सिचुएशन है आईटी कंपनीज के अंदर। बैंक्स के अंदर अभी ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एंड जो रिजल्ट आया इसकी वजह से जो स्टॉक प्राइसेस थोड़े से घटे हैं, तो था वहां डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा ये भी है, और दूसरा मर्जर्स वगैरह होंगे, 18 महीना 2 साल लगेगा, तो उसलिए वो स्टॉक पे लोगों का फिलहाल इंटरेस्ट कम है। बट अभी बाकी बैंक्स के रिजल्ट आने बाकी हैं। मुझे लगता है कि बैंकों के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, बट प्रॉब्लम वो सेक्टर में है दैट ओवर ओनरशिप। सब लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास गले तक बैंक्स के शेयर भरे हुए हैं। सब लोगों को लगता है कि आने वाले समय में उनकी क्रेडिट ग्रोथ वगैरह अच्छी होगी, बट प्रॉब्लम है ओवर ओनरशिप। तो अगर वहां पे भी कोई रिजल्ट्स में अगर थोड़ा भी कोई भी कारण से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो यू कुड सी प्राइस करेक्शन, शार्प प्राइस करेक्शन। तो आने वाले रिजल्ट्स में देखिए, मोटा मोटा यह है कि मार्जिन प्रेशर काफी इंडस्ट्रीज में रहेगा। कितना है किसी को अंदाज नहीं है। कमेंट्री कैसी रहती है कॉर्पोरेट्स की रिजल्ट्स के बाद इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर, कितना वो पास ऑन कर पा रहे हैं और कितना उनके प्रेशर, मार्जिन पे प्रेशर बना रहेगा, और डिमांड पे कितना इम्पैक्ट है, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जहां पे भी शेयर्स बहुत महंगे हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, थोड़ा भी अगर रिजल्ट वीक आया तो आप समझिए कि काफी शार्प प्राइस करेक्शन हो सकता है। तो मोटा समझ में ये आ रहा है कि जहां पे भी अंडर ओनरशिप है वहां पे सेफ्टी है, और जहां पे भी ओवर ओनरशिप है और जहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, तो वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है। तो कौन से सेक्टर्स होंगे सर जहां पर सेफ्टी है? कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी अंडर ओनरशिप है या फिर नतीजों के लिहाज से थोड़े पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं? देखिए, जैसे पूरा का पूरा यूटिलिटीज है, पावर है, मेटल्स है, वहां पे सेफ्टी है, अंडर ओनरशिप है। आपके एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस में, वो सेक्टर में अभी भी अंडर ओनरशिप है। यंग सेक्टर, जो छोटे सेक्टर्स है जहां पे अभी रिजल्ट्स आई थिंक बेटर आएंगे, वो है पेपर है, केमिकल्स है, कुछ कुछ फर्टिलाइजर्स, तो वहां पे अच्छा माहौल बन रहा है। तो वहां पे अंडर ओनरशिप है, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कोई कोई सेक्टर्स में अभी भी बहुत कम है। तो जहां अंडर ओनरशिप है वहां पे आपको स्कोप ज्यादा बनेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। सर आपने कमोडिटी प्लेस की बात करी है, अभी भी कमोडिटी साइकिल को और सपोर्टिव आगे के तरफ देख रहे हैं जहां तक सप्लाई की चिंता है? वापस चीन के कंसर्न्स या रशिया यूक्रेन के कंसर्न्स की तरफ से मेटल्स, ऑयल एंड गैस फोकस में आ गए हैं। ये ट्रेंड आने वाले समय के लिए भी कंटिन्यू रह सकता है? डेफिनेटली आई थिंक अभी भी देखिए ऐसा है कि वैल्यूएशन है वो सेक्टर के रीजनेबल है। बैलेंस शीट सभी कंपनियों की इतना, पिछले 2 सालों में उन्होंने इतना डेट रिपेमेंट्स वगैरह किया है, तो उससे भी उनको बहुत राहत मिली है। एंड ये ग्लोबल डिस्रप्शन की वजह से प्राइसेस रियलाइजेशन भी उनके काफी स्ट्रांग है। इनपुट प्राइसेस में जरूर थोड़ा बहुत दाम बढ़ा है, बट मुझे लगता है कि दे विल बी एबल टू पास ऑन। एंड इंडिया की जो कैपिटल गुड्स ग्रोथ स्टोरी है वो तो अभी पिकअप हुई नहीं है, उसकी वजह से भी उनको, काफी कंपनियों को मेटल्स में आने वाले समय में फायदा होना चाहिए। और ग्लोबली ऑल्सो
एल्यूमिनियम कंपनीज वगैरह दे आर पार्ट ऑफ योर ईवी साइकिल, एंड वहां पे भी उनका ग्रोथ अच्छा रहेगा। सो ब्रॉडली आप देखिए तो मेटल्स के अंदर अभी भी अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे और इन्वेस्टर्स को पैसा बन सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ व्यूज और कुछ सेक्टर्स जहां पर अच्छा एक्शन बन सकता है। अच्छा सर, एक जो डर बाजार में बना हुआ है कि रेट हाइक्स आ रहे हैं ग्लोबली, और अगर आप देखें कल चलिए मान लेते हैं 3 बड़े स्टॉक्स में बिकवाली थी इसलिए एफआईएस का इतना बड़ा सेल फिगर आया, बट लगातार एफआईएस की बिकवाली बनी ही हुई है। क्या इस साल वो ट्रेंड कंटिन्यू होते रहेगा और कितना बेचेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है कि कितना बेचेंगे, लेकिन उनके बेचने का कारण उनके खुद के इंटरनल इश्यूज है। आपको पता ही है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग वगैरह जो एक्सपेक्टेड है यूएस में, प्लस ऑब्वियसली इंडिया मार्केट्स हैव डन रिलेटिवली वेल, तो उनके ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिया एक्सपोजर बढ़ते जाता है, एंड बाकी चाइना वगैरह ये सब मार्केट्स में इतना बढ़िया नहीं रहा है। तो जब ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो में उनका वेटेज बढ़ गया, तो उनको कोई चॉइस नहीं है बट टू सेल इंडिया। आई थिंक टू दैट एक्सटेंट, प्लस ये भी एक डर है दैट इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल बिग टाइम, एंड अगर ऑयल के दाम ऐसे बढ़े हुए रहेंगे तो उससे इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कितना स्लो डाउन आएगा, तो उसकी वजह से उनकी सेलिंग है। बट आप ये देखिए कि इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी आज अपने 17,000 17,500 के बीच में निफ्टी खड़ी हुई है, एंड 10 दिन पहले शायद 18,000 पे भी थे। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, भले वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हैं, बट काफी जबरदस्त रेजिलियंस है। आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट अपने इकोनॉमी पे, एंड उनका जो रेगुलरली सेविंग्स इक्विटी मार्केट में आ रहा है, तो एफपीआई की सेलिंग के बावजूद भी वो संभाल पा रहे हैं। एंड एफपीआई की सेलिंग देखिए, 2 बड़े सेक्टर्स में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है, विच इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी, तो वहां पर प्रेशर रहेगा। बट ब्रॉड मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, और लोकल इन्वेस्टर जो है वो अपने ब्रॉड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देयर इज काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस जो हो रहा है मार्केट में, कि आपको इंडेक्स तो शायद आज भी 6 महीने पहले जो इंडेक्स था निफ्टी वही है, बट काफी छोटे छोटे सेक्टर्स है जहां पे इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा हुआ है। बिल्कुल, तो छोटे मझोले सेक्टर स्मॉल कैप मिड कैप्स में आपको ज्यादा एक्शन दिखेगा। सर, आपको कोई स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर्स पसंद हो या आपकी कहीं पर नजर हो आने वाले समय के लिए जो अच्छे रिटर्न्स दे सके? देखिए, कैपिटल गुड सेक्टर है जहां पे अभी भी मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है। काफी कंपनियां हैं काफी सालों से, और काफी कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट्स वगैरह को अच्छा कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज है। मुझे लग रहा है कि जो स्मॉल साइकिल केपेक्स है वहां पर अच्छा पिकअप हुआ है, तो वहां पर वी बिलीव कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर देयर कुड बी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज है। बाकी आपको पता ही है, पेपर सेक्टर में अभी बहुत दाम बढ़ रहे हैं, सो दैट इज अ स्मॉल सेगमेंट, बट वहां पर भी इन्वेस्टर्स को नफा हो सकता है। दूसरा सेक्टर जो लास्ट 6-8 महीने से ठीक चल रहा है, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी ठीक चलेगा, शुगर सेक्टर है। वहां पे इथनॉल की भी बढ़िया स्टोरी हो रही है, शुगर इटसेल्फ इज, तो कमोडिटी के हिसाब से जो देखा जा रहा था सेक्टर, मुझे लग रहा है कि शायद वो वैसा उतना कमोडिटी या उतना सिक्लिकल सेक्टर नहीं रहा है, एंड समय आने वाले समय में उसका पी री रेटिंग हो सकता है। अभी कुछ थोड़े दिनों पहले एमएफआई सेक्टर के लिए भी आरबीआई के जो नए गाइडलाइंस वगैरह आए हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एमएफआई सेक्टर, उनके भी लास्ट 3-4 साल बहुत तकलीफ के रहे, पर आने वाले 2-3 साल 4 साल उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगे। तो वो सेक्टर के भी जो स्टॉक्स है वहां पे अच्छा मुनाफा हो सकता है। ओके, तो कुछ स्पेसेस हैं बाजार की जो अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। कैपिटल गुड्स पर रखें नजर, शुगर है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया आज